हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और देखेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अभी तक के वीडियो में हम देख चुके हैं इसका एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस और इसका क्विक रिविजन यानी समरी। अब देख लीजिए इसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, डज डाइंग रियली राइम विद लायन? कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दो वर्ड्स हैं डाइंग और लाइन, ये दोनों वर्ड्स क्या आपस में राइम करते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो हमें राइम का मीनिंग जानने की ज़रूरत है। राइम का मतलब होता है कोई भी दो ऐसे वर्ड्स जो लास्ट में जिनका जो साउंड है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वर्ड है रिंग, तो कोई भी ऐसा वर्ड जो इससे जो लास्ट का ये जो साउंड है इंग उससे मैच करता हो, उसके सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, सिंग, किंग, और इस तरीके के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो रिंग से, सिंग, किंग, इन सब से मैच करते हैं या राइम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डाइन की, तो डाइन का बेसिक जो प्रोनंसिएशन होता है, एक्चुअल प्रोनंसिएशन क्या होता है, डाइंग, ये वर्ड लास्ट में जी पर जाके एंड होता है। लेकिन यहाँ पर वेल्स ने एक लिबर्टी ली है कि इसे डाइंग ना लिख के सिर्फ डाइन लिखा है। क्यों? ताकि वो इसे लाइन वर्ड से राइम करवा सके। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए स्टूडेंट्स, ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि बहुत सारे ऐसे पोएट्स होते हैं जो वर्ड्स को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करने की लिबर्टी रखते हैं ताकि किसी भी पोम का जो रिदम है या राइम स्कीम है वो ख़राब ना हो। जैसे यहाँ पे अगर हम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो इसकी राइम स्कीम है ए बी सी सी। ये राइम स्कीम कैसे बनी अभी बताते हैं। अगर आप पहले स्टेंजा को देखें तो पहले स्टेंजा की फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है चांस, CHANCE। सेकेंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है ईस्ट, EAST। क्या चांस और ईस्ट किसी भी तरीके से एक दूसरे से राइम करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक अलग वर्ड है जिसे हम ए कहेंगे, ये दूसरी लाइन का दूसरा वर्ड है जिसे हम बी कह देंगे। नाउ कम टू थर्ड लाइन। थर्ड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है एडवांस। क्या ये एडवांस चांस से राइम करता है? यस। तो चूंकि ये दोनों वर्ड्स आपस में राइम करते हैं, इसीलिए एडवांस यानी थर्ड लाइन पर भी हम ए ही लिखेंगे। तो देखिए क्या आया, ए बी ए। अब हम फोर्थ लाइन की बात करते हैं और फोर्थ लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, बीस्ट। तो क्या ये बीस्ट सेकेंड लाइन की ईस्ट से राइम करता है? यस, बिल्कुल करता है। इसीलिए यहाँ आ गया ए बी। और हमने क्या राइम स्कीम आपको बताई थी? ए बी सी एंड सी। तो ए बी एक्सक्यूज मी, ए बी तक तो हम सॉल्व कर चुके हैं। व्हाट इज़ दिस सी? अगर हम लास्ट की फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन देखेंगे इस स्टेंजा की, तो लास्ट वर्ड है डायन एंड लायन, यानी ये दोनों ही लाइंस के लास्ट के जो वर्ड्स हैं उनका जो साउंड है वो सेम है, विच इज़ इन, डायन एंड लायन। और ये लिबर्टी यहाँ पर वेल्स ने ली है। DYIN is C and LION lion would also be C। तो A B C C ये है इस पोम की राइम स्कीम। अब ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैं आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर भी आपको इस एक्सप्लेनेशन से काफ़ी हेल्प मिलेगी उन्हें सॉल्व करने में।
अब ये तो मैंने स्कीम तो आपको समझा दी, स्कीम बनती कैसे है वो भी मैंने आपको समझा दी, राइमिंग कैसे होती है। राइमिंग की वजह से ही एक रिदम बनता है किसी भी पोम का, ताकि आपको पढ़ने में भी वो इंटरेस्टिंग लगे और थोड़ी मीनिंगफुल भी लगे। तो मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग ये दोनों ही फैक्टर्स इसके साथ एसोसिएट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसा करना, यानी स्पेलिंग आप चेंज कर रहे हैं ताकि उसका प्रोनाउंसिएशन ही पूरा चेंज हो जाए, क्या ऐसा करने की परमिशन होती है? यस, ये परमिशन इसलिए होती है क्योंकि हर एक पोएट को एक पोएटिक लाइसेंस मिला हुआ होता है। पोएटिक लाइसेंस का मतलब बेसिकली होता है, ये कोई ड्राइविंग लाइसेंस जैसा नहीं है। पोएटिक लाइसेंस का मतलब बेसिकली होता है एक वो लिबर्टी मिलना ताकि आप अपने अकॉर्डिंग, कोई भी पोएट या पोएटेस अपने अकॉर्डिंग किसी भी वर्ड्स के साथ थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, ताकि या तो राइम स्कीम ना टूटे या एक रिदम बना रहे और पोम जो है वो पढ़ने में किसी भी तरीके से आपको एक किसी भी तरीके का ब्रेक फील ना हो कि ब्रेक्स आ रहे हैं या गैप आ रहा है, एक फ्लो बना रहे। और ये लिबर्टी हर एक पोएट को मिलती है। यस, अगर आप भी फ्यूचर में पोएट या पोएटेस बनना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू, ये भी आपको मिलेगा, यानी एक पोएटिक लाइसेंस आपको भी मिल जाएगा। तो इसी तरीके की जो लिबर्टीज़ होती हैं काफ़ी सारे काफ़ी सारे पोएट और पोएटेस यूज़ करते हैं। यही रीज़न है कि जो डाइंग है वो भले ही लाइन से राइम नहीं करता, लेकिन पोएटिक लाइसेंस के चलते हर एक पोएट या पोएटेस इस लिबर्टी का एक फ़ायदा उठाते हैं, उसको यूज़ करते हैं ताकि उनकी रिदम ब्रेक ना हो, उनकी जो पोम की जो उनकी एक रिदम है या राइम स्कीम है वो ब्रेक ना हो। अदरवाइज जैसे रिंग और सिंग, ये सेम ही एग्जांपल्स हैं जो मैंने दिए थे आपको पिछले स्लाइड में, सन और रन, ये सभी वही एग्जांपल्स हैं जो मैंने अभी आपको समझाए। आई होप आप राइम स्कीम समझ गए होंगे, रिदम का मतलब भी समझ गए होंगे। रिदम इज़ अगेन कि जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, अगर राइम स्कीम टूटती है तो हमारा रिदम या जो फ्लो होता है रीड करने का वो भी ख़राब होता है, डिस्टर्ब होता है, वो ना हो, इसीलिए इन सबको राइम और रिदम को फॉलो किया जाता है और यही वेल्स ने यहाँ पे किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। How does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? When can you do so according to him? Well, सबसे पहली बात तो ये है कि टाइगर और लायन, हमारी जो पोम है वो शुरुआत ही किससे होती है? लायन से। जो सबसे पहला स्टेंजा है उसमें हमने लायन की ही बात की है, यानी वेल्स ने लायन के बारे में ही बताया है। और जो सेकंड स्टेंजा है उसमें हमने किसके बारे में बात की है? बंगाल टाइगर के बारे में, और ये है एशियन लायन। अगर आपको याद हो, जो हमने एक्सप्लेनेशन में भी अच्छे से पढ़ा है और समरी में भी हमने उसे रिवाइज किया है, एशियन लायन की क्या क्या खासियतें होती हैं? वेल, दिखने में दे आर लार्ज, दे आर ह्यूज। इनकी स्किन कैसे होती है? यस, बताइए क्या वर्ड यूज़ किया है वेल्स ने इसके लिए? बिल्कुल ठीक, टॉनी बीस्ट होते हैं ये। टॉनी का मतलब क्या है? यस, येलोइश ब्राउन बीस्ट। ये येलोइश ब्राउन बीस्ट होते हैं, यानी जो इनका स्किन का कलर होता है हल्का पीला भूरा होता है। दे आर ह्यूज, और ये आपकी तरफ बहुत ही धीरे से बढ़ते हैं और एक ही झटके में आप पर पाउंस करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको डरा देते हैं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है? किस तरीके से ये आपके ऊपर अटैक करेंगे या इनका रोर कैसा है? सबसे पहले तो ये धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ एडवांस, ADVANCE, एडवांस। उसके बाद ये क्या करेंगे? उसके बाद ये दहाड़ेंगे, रोर करेंगे, इतनी ज़ोर से रोर करेंगे that you will almost die, DYIN। तो इतना खतरनाक रोर करेंगे कि आपका दम ही निकल जाए, और उसके बाद ये आप पर
अटैक करेंगे. दे विल अटैक यू एंड दे विल प्रिपेयर यू एज योर डिनर, एज हिज डिनर. आई एम सो सॉरी. अपना डिनर बनाएंगे. ऑलराइट. दूसरा हम बात करते हैं टाइगर, जो कि बंगाल टाइगर है. बंगाल टाइगर के दिखने के क्या क्या तरीके हैं. अगेन जो स्किन है वो येलो कलर की है, ब्लैक स्ट्राइप्स हैं उसके ऊपर, और वो क्या है, नोबल बीस्ट. एक बात याद रखिएगा किड्स, ये जो वर्ड्स हैं जैसे नोबल, ये नोबल टाइगर के लिए यूज़ किया है. जो लायन के लिए यूज़ किया हुआ एक वर्ड है स्पेसिफिक, वो है टॉनी बीस्ट. ये है नोबल वाइल्ड बीस्ट. एग्जैक्टली. तो कैसे कैसे बीस्ट हैं ये वर्ड्स याद रखिए, क्योंकि ये वर्ड्स ही इस पोम में इन सभी वाइल्ड एनिमल्स की एक आइडेंटिटी भी बताते हैं. ऑलराइट. तो ध्यान रखिएगा. और टाइगर का क्या क्या है आइडेंटिफिकेशन दिया गया है. अगला आइडेंटिफिकेशन है कि टाइगर आपको ज़्यादा मौके नहीं देता. ही वोंट गिव यू चांसेस टू सर्वाइव. जैसे ही वो आपको देखेगा वैसे ही वो आप पर अटैक कर देगा. इज़न्ट इट. वो आपको जान से मार देगा और अपना शिकार बना लेगा. तो यही तो डिफरेंसेस भी हैं इन दोनों बीस्ट्स में, और यही इनके आइडेंटिफिकेशंस भी हैं. आप इस तरीके से इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट. कौन है ये? एशियन लायन है. और ये आपको कहाँ मिलते हैं? ईस्टर्न जंगल्स में आपको मिलते हैं. और इनकी रोर इतनी ख़तरनाक होती है कि आपको जान से भी आपकी जान भी जा सकती है. एंड देन आइडेंटिफाई इट एज एन एशियन लायन. ओके. देन वी कम टू बंगाल टाइगर. बंगाल टाइगर है नोबल वाइल्ड बीस्ट. देखिए, हो सकता है कि आपसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जाए दैट हु इज़ नोबल वाइल्ड बीस्ट. तो आप बता सकते हैं नन अदर देन बंगाल टाइगर. ओके. दैट इज़ yellow in color with black stripes. Okay. And eats you the moment he sees you. मतलब आपको ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते हैं सरवाइव करने के. ज़्यादा क्या, एक चांस भी नहीं मिलता है सरवाइव करने का, क्योंकि जैसे ही आपको देखता है वो आप पर अटैक कर देता है. Isn't it? So देखते ही आप पर अटैक कर देगा. And it is a Bengal tiger. I hope students आप सबको ये क्लियर हो गया होगा. आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. डू यू थिंक द वर्ड्स लेप एंड लेप इन द थर्ड स्टेंजा आर स्पेल्ड करेक्टली? वाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस? इसका मतलब है कि जो थर्ड स्टेंजा में जो वर्ड्स यूज़ करे हैं वेल्स ने, एक वर्ड तो यूज़ करा है लेफ्ट, दूसरा वर्ड यूज़ किया है लेप. रिमेंबर, लेप एंड लेप अगेन मतलब बार बार झपट्टा मारना. इन द थर्ड स्टेंजा आर स्पेल्ड करेक्टली मतलब क्या इनकी स्पेलिंग्स जो हैं वो वेल्स ने सही से यूज़ करी हैं. वाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस? हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी सिमिलर टू दिस पढ़ चुके हैं. कुछ लगभग ऐसा ही जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया था, लगभग ऐसा ही कोई क्वेश्चन था राइमिंग से रिलेटेड, लेकिन यहाँ राइम की या रिदम की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है स्पेलिंग्स की. इफ़ यू रिमेंबर, क्या बात की थी हमने? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि हर एक पोएट या पोएटिस के पास एक लिबर्टी होती है. वो लिबर्टी किसकी होती है? पोएटिक लाइसेंस की. रिमेंबर? यस, आई एम श्योर यू ऑल रिमेंबर. ये पोएटिक लाइसेंस में मैंने आपको बताया था कि राइम स्कीम को मेंटेन करने के लिए भी किया जाता है ताकि प्रोनाउंसिएशंस ख़राब ना हो और राइम स्कीम भी डिस्टर्ब ना हो. ये लिबर्टी स्पेलिंग्स में भी ली जाती है. यस, लेफ्ट और लेप इनकी जो एक्चुअल स्पेलिंग होती है वो ये नहीं होती, कुछ और होती है. लेकिन अगेन यहाँ पर वेल्स ने इस पोएटिक लाइसेंस की लिबर्टी लेते हुए आपको बताया है
कि किस बात कि ये क्यों उन्होंने इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया है। आइए देखते हैं इनकी रियल स्पेलिंग्स, जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं वो क्या हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो LEPT है उसकी करेक्ट स्पेलिंग है LEAPT, और जो LEP है उसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है LEAP। एग्जैक्टली क्यों इन्हें इस तरीके से स्पेल किया है वेल्स ने? क्योंकि द पोएट हैज स्पेल्ड देम लाइक दिस इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिदम ऑफ द पोम। एग्जैक्टली इसी रिदम और इसी राइम को मेंटेन करने के लिए सिर्फ प्रोनाउंसिएशंस चेंज कर देना नहीं, स्पेलिंग्स चेंज कर देना भी पोएट या पोएटेस के हाथ में होता है, राइट? तो इसीलिए वेल्स ने इसका यूज़ किया है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Do you know what a bear hug is? It's a friendly and strong hug such as bears are thought to give as they attack you. Again, hyenas are thought to laugh and crocodiles to weep crocodile tears as they follow their victims. Are there similar expressions and popular ideas about wild animals in your language? Well, जैसा कि मैंने इस पोम के एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको बताया था कि वेल्स ने जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन की हैं वाइल्ड बीस्ट्स की, तो वो सिर्फ वाइल्ड बीस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, कहीं ना कहीं वो कैरेक्टरिस्टिक्स को ह्यूमन बिहेवियर या इंसानों का जो स्वभाव होता है उससे भी कंपेयर किया गया है, और जानवरों के कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू ही ह्यूमंस का जो रवैया है उसको एक्सप्लेन करने की एक कोशिश, और मुझे कहना चाहिए बेहतरीन कोशिश की गई है, जहाँ पे वेल्स काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रही हैं। लेकिन यहाँ ये पूछ रहे हैं कि बेयर हग जो है उसका मतलब क्या होता है। देखिए, बेयर हग जो है उसे एक बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया जाता है। बहुत जगह जब भी आपको कोई बहुत ही प्यार से गले लगाता है, जैसे आपकी मदर है, आपकी माँ है, वो आपको बहुत प्यार से गले लगाती है और बहुत ही इट्स अ वेरी टाइट हग, यू नो, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड से बहुत समय के बाद मिल रहे हैं तो यू हग ईच अदर, तो वो एक इट्स अ वेरी टाइट हग, टाइट एंड फ्रेंडली हग। लेकिन जब बेयर का एक्चुअल में ऐसा ही हग, जब बेयर एक्चुअल में अपना हग देता है तो इट्स नॉट दैट फ्रेंडली, वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होता है, वो बहुत ही ख़तरनाक, डेंजरस होता है, इट्स फैटल। देखिए ये वर्ड देखिए, FATAL, इट्स अ फैटल थिंग, इट्स अ फैटल हग। तो फैटल का मतलब होता है डेंजरस, ख़तरनाक, यानी आपको मारने का एक तरीका है। लेकिन रियल लाइफ में इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया गया है। जो इंसान होते हैं जब एक दूसरे को बहुत ही टाइटली हग करते हैं या बहुत ही खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं तो उसे बेयर हग भी कहा जाता है, और वो आपको एक्चुअल में बहुत ही केयरिंग फील देता है। वेल्स ने भी ये वर्ड यूज़ किया है, केयरस, रिमेंबर, वो आपको रियल लाइफ में इंसानों की बात हो रही है कि वो आपको बहुत ही एक केयरिंग फील देता है। इसके बाद बात कर रहे हैं, hyenas are thought to laugh and crocodiles to weep। वेल्स ने यही इसी के बारे में बात की है कि hyenas, you know, they merry smiles, remember, and crocodiles to weep, crocodile tears, यानी झूठ मूठ के आंसू। तो ये सब कैसे पॉसिबल ही कैसे है? वेल, एक्चुअल में हाइनास या क्रोकोडाइल्स हंसते या रोते नहीं हैं, लेकिन उनका जो फेस होता है, जैसे अगर हम हाइना की बात करें तो हाइना के फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्चुअल में उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो हंस रहे हैं अपने शिकार के ऊपर, वो उन्हें चिढ़ा रहे हैं कि मैं तुम्हें खाने वाला हूँ, अभी तुम मेरे डिनर हो, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। वैसे मैं हर बार डिनर ही बोलती हूँ, ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी हो सकता है, ब्रंच हो सकता है, वट एवर इट कुड बी, मे बी सपर, लेकिन मैं भोजन उसका बन जाए, बेसिकली खाने की ही बात कर रही हूँ कि उसका खाना हो जाए, ऑलराइट। तो हाइना जब अपने शिकार को देखता है
तो उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसे देखकर ऐसा फील होता है कि जैसे वो सामने वाले का मजाक उड़ा रहा है, उस पर हंस रहा है। वो एक एक्चुअल स्माइल नहीं दे रहा है, वो एक एक्सप्रेशन दे रहा है, और शायद वो एक्सप्रेशंस उसके चेहरे के साथ साथ स्पेशली उसकी आंखों में भी आ जाते हैं। कहते हैं ना हम कि इंसान का असली आईना उसकी आंखें ही होती हैं। आप उसकी आंखें देख लें, आप समझ जाएंगे उसका मूड कैसा है। अगर खुश है तो वो खुशी आंखों में दिखाई देती है, दुखी है तो वो दुख भी आंखों में दिखाई देता है। मे बी ऐसा सा ही कुछ हाइना के साथ भी होता होगा कि जब वो चढ़ा रहा है अपने शिकार को, तो वैसा ही कुछ उसकी आंखों में भी नज़र आता होगा, आई एम श्योर। तो वही बात हो रही है कि एक्चुअल में उसके चेहरे पे ये एक्सप्रेशंस आते हैं, वो एक्चुअल में हा हा करके नहीं हंसता है। ऑलराइट। दूसरा, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स एक बहुत ही फेमस फ्रेज़ भी बन चुका है, और काफ़ी पहले बन चुका है, नॉट इन जस्ट 21st सेंचुरी, पहले भी बन चुका है कि क्रोकोडाइल टीयर्स हैं मतलब नकली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू यानी नकली हैं। तो जब वाकई में वो खा रहा होता है, अपने जो क्रोकोडाइल है अपने शिकार को खा रहा होता है, अगेन मैं कहूँगी अपने डिनर कर रहा होता है, तो वो एक्चुअल में नहीं रो रहा होता, उसकी आंखों से पानी गिरता है। हम मान लेते हैं कि आंखों से पानी गिर रहा है, आंसू हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, वो रोता नहीं है। या तो उसकी बॉडी का फंक्शनिंग ऐसा है या जो भी है, लेकिन उसकी आंखों से उस वक्त आंसू गिर रहे होते हैं, पानी गिर रहा होता है, और जिसे देखकर ये लगता है एज इफ़ ही इज़ क्राइंग, मानो वो रो रहा हो, लेकिन वो रोता नहीं है। पोम में ये इसलिए भी यूज़ किया गया है, ये समझाने के लिए भी, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान भी बताया था, कि सिंपैथी या सहानुभूति गेन करने के लिए, ताकि शिकार बिल्कुल भी तैयार ना हो कि उसका शिकार होने वाला है, वो मरने वाला है। तो हो सकता है ये कारण भी हो बिल्कुल। तो एक्चुअल में वो रोता नहीं है, खाते वक्त उसकी आंखों से बस पानी गिरता है। ऑलराइट। सो ये देखिए यहाँ पर ये आंसर लिखा हुआ है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। अ बेयर हग इज़ अ बेयर्स टाइट एम्ब्रेस। एम्ब्रेस मतलब एक बहुत ही लाड भरा हग। ओके। हाइनास नेवर लाफ बट देयर फेसेस लुक लाइक दैट। फेसेस लुक लाइक दैट। एक्चुअल में वो हंसते नहीं हैं, उनका चेहरा वैसे दिखता है। क्रोकोडाइल्स डू नॉट वीप, दे डू नॉट क्राई, बट टीयर्स कम व्हेन दे स्वॉलो देयर विक्टिम्स। स्वॉलो का मतलब होता है निगलना। तो जब निगलते टाइम उनकी आंखों से टीयर्स निकलते हैं। किसकी आंखों से? क्रोकोडाइल्स की आंखों से टीयर्स निकलते हैं। ये एक बेसिक फिनोमेना होता है, फंक्शनिंग होती होगी, इसी वजह से ऐसा होता है। अदरवाइज एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो दहाड़ मार के हंस रहे हैं या क्रोकोडाइल फूट फूट के रो रहा है। ऑलराइट, दे आर एक्चुअली एंजॉइंग देयर मील्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुक एट द लाइन अ नोविस माइट नॉनप्लस। How would you write this correctly? Why is the poet's incorrect line better in the poem? देखिए, अगर हम इस बेसिकली आपसे पूछा ये गया है कि ये जो लाइन है a novice might nonplus, ये क्या सही तरीके से लिखी गई है, यानी ग्रामेटिकली सही तरीके से लिखी हुई है, या क्या इसका सिंटेक्स ठीक है? तो सिंटेक्स तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली मतलब इसकी क्या ग्रामर ठीक है? और अगर ठीक नहीं है तो पोएट ने इस तरह से क्यों लिखा है इस तरीके से? इंग्लिश की पोम है, अगर उसमें भी अगर ग्रामर का इशू हो जाएगा तो वो तो गलत ही हो जाएगा, इज़न्ट इट? तो ग्रामेटिकल इशू क्यों है, आइए देखते हैं। रिमेंबर मैंने आपको क्या समझाया था? पोएटिक लाइसेंस। रिमेंबर, अब राइम स्कीम बनाने के लिए स्पेलिंग्स का भी वो लिबर्टी ले लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन को चेंज करने के हिसाब से वो लिबर्टी ले लेते हैं, ग्रामर का भी लिबर्टी क्या ले लेते हैं क्या? देखते हैं। द लाइन अ नोविस माइट नॉनप्लस कैन बी करेक्टली रिटन एज अ नोविस माइट बी नॉनप्लस्ड। यहाँ हम ये भी देखेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, वेल्स ने क्यों किया, वो तो हमें समझ में आ गया कि नॉन प्लस से नॉन प्लस पर क्यों गई, करेक्ट ग्रामर यूज़ करने की बजाय ये वाला ग्रामर क्यों यूज़ किया है, गलत वाला,
पोएटिक लाइसेंस, हम हमारे हिसाब से वर्ड्स को आगे पीछे करेंगे. The poet's incorrect line is better in the poem as it maintains the rhyme scheme. Again, the rhyme scheme. Rhyme scheme is responsible for all of this stuff of the poem by writing it incorrectly. Non plus rhymes with thus. तो देखिए ये वाली चीज़ तो हमको अच्छे से समझ में आ गई कि नॉन प्लस और दस एक दूसरे के साथ राइम करते हैं, इसलिए वेल्स ने यहाँ नॉन प्लस यूज़ किया. लेकिन नॉन प्लस देखिए ग्रामर वाला इशू तो हो ही रहा है ना. ग्रामर वाला यहाँ पे क्या आना चाहिए बेसिकली, अगर हम कहें उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, उस लड़की पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. शी शुड नॉट बी ट्रस्टेड, शी कैन नॉट बी ट्रस्टेड. ठीक है, तो जब ट्रस्ट है, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा, और जब हम ट्रस्टेड इसमें लिख देते हैं तो उसका मतलब है भरोसा नहीं किया जा सकता. तो उसी तरीके से नॉन प्लस का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? यस, कंफ्यूज. तो यहाँ पर एन इनएक्सपीरियंस्ड, नोविस का मतलब है इनएक्सपीरियंस, जिसके पास ज़्यादा तजुर्बा नहीं है. तो एन इनएक्सपीरियंस्ड माइट बी confused, exactly, might be confused, यानी confuse हो जाएगा. तो इसलिए ये ग्रामर के तौर पे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर ये भी है तो ये क्यों है. देखिए स्टूडेंट्स, आपको बस कोई रट्टा नहीं मारना है कि आपने एक सेंटेंस पढ़ लिया कि अच्छा एक्चुअल में ये होना चाहिए था लेकिन हुआ ये नहीं. उसे समझने की भी कोशिश करेंगे, समझेंगे तभी आंसर और बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाएंगे. एंड आई होप कि अभी आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा. ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कैन यू फाइंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पोएट्स टेकिंग लिबर्टीज विद लैंग्वेज ईदर इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज? कैन यू फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमरस पोम्स इन योर ओन लैंग्वेज? इसमें पूछा गया है कि फिर से वही कि राइम स्कीम को मेंटेन करने के लिए रिदम ना ब्रेक हो, इस वजह से क्या पोएट या पोएटेस और भी इस तरीके की लिबर्टीज़ लेते हैं, और क्या हमारे पास और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं अपनी खुद के लैंग्वेज में भी. तो मैं यहाँ पर पोम का तो नहीं लेकिन एक सॉन्ग का एग्जाम्पल ज़रूर देना चाहूँगी. अगर आपको याद हो तो एक अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर की एक मूवी आई थी दिल्ली 6, और उसका एक गाना है जो बहुत बहुत फेमस हुआ था, मसक्कली. नाउ मसक्कली वाज अ पिजन. मसक्कली जब उस गाने को लिखा गया था तब तक मसक्कली नाम का कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था. ये खुद उस सॉन्ग जिसने लिखा है लिरिसिस्ट, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मसक्कली जैसा कोई भी वर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है. बट जस्ट टू मेंटेन द राइम स्कीम कि किधर चली मसक्कली, सो इसीलिए इस राइम स्कीम को मेंटेन करने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया गया है कि क्यों हम रिदम को ब्रेक करना नहीं चाहते हैं. तो आइए अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है. Yes, many poets do take such liberties to create proper rhyming. These are, for example, Kirk is used for church to rhyme with work. Ken is used for sea to rhyme with pen. देखिए ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कर्क, चर्च की जगह इस वर्ड को यूज़ किया गया है ताकि वर्क से राइम कर सके. अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी पोम में ऐसा हुआ है. वेल किसी एक काम में ऐसा नहीं, किसी एक पोएट पोम में ऐसा नहीं हुआ है, मल्टीपल पोम्स में ऐसा हुआ है. एक्चुअल में जो कर्क है वो एक स्कॉटिश वर्ड है जिसको यहाँ यूज़ किया गया है. इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं की गई है. इनफैक्ट इसको चर्च की जगह यूज़ किया गया है. और ये जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम कोई पोम लिख रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंग्लिश वर्ड ही लिखें. ऑलराइट, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है. यहाँ हमने जो पोएट है उन्होंने एक दूसरी लैंग्वेज का वर्ड बोरो किया है जो कि है कर्क. कर्क एक स्कॉटिश वर्ड है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, और इसका मतलब भी चर्च ही होता है. और इसको इसलिए यूज़ किया गया है ताकि
चर्च से इसको राइम करवाया जा सके। अब मैं आपको कुछ एक दो एग्जांपल्स बता देती हूँ जिन जिन पोएट्स ने इन्हें यूज़ किया है। जैसे बॉब शेनेडर ने इन्हें यूज़ किया है, रुडयार्ड किपलिंग ने भी इन्हें यूज़ किया है, और इट मीन्स सिर्फ एक बार नहीं, बार बार इन दोनों वर्ड्स को राइम करवाने के लिए कई बार इनका यूज़ हो चुका है, और अलग अलग पोएट्स ने इन्हें अपने अपने काम में यूज़ किया है। इसी तरीके से कैन और पेन का भी राइम बनाने के लिए पोएट्स ने इन्हें यूज़ किया गया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Much of the humor in the poem arises from the way language is used, although the ideas are funny as well. If there are particular lines in the poem that you specially like, share these with the class, speaking briefly about what it is about the ideas or the language that you like or find funny. ये क्वेश्चन बेसिकली पोम के लिए तो है ही है, लेकिन मैं कहूँगी बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो कैरोलाइन वेल्स की जो क्रिएटिव राइटिंग स्टाइल है, कहीं ना कहीं उसी के बारे में बात यहाँ हो रही है कि आपको स्टूडेंट्स को, यस यू, आप लोगों को इस पोम में क्या ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसकी जो लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा पसंद आ रही है, या इस जो लैंग्वेज जिस तरीके से वेल्स ने एक्सप्लेन किया है, जो एक फ़न एलिमेंट इसमें ऐड किया है, दोनों में से क्या आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, और कौन कौन सी वो लाइंस हैं जो आपको पसंद आई या जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। अब मैं आपको ये बता दूँ स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन तो हम देखेंगे ही, लेकिन एक चीज़ की स्टूडेंट्स भी यहाँ लिबर्टी उठा सकते हैं, और वो ये है कि आपको जो पसंद आ रही हैं लाइंस वो आप इसमें लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर कोई कहीं से भी रैंडम लाइंस आप उठा देंगे, नहीं, वो लाइंस जो एक्चुअल में एक फ़न एलिमेंट क्रिएट करती हैं, और जो लाइंस आपको ज़्यादा फ़नी लगती हैं उनके बारे में आप यहाँ बात कर सकते हैं। ओके, तो देख लीजिए कौन कौन सी लाइंस हैं जो यहाँ लिखी हैं। If he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. ये फर्स्ट स्टेंजा का लास्ट टू लाइंस है। रिमेंबर सी एग्जैक्टली ये वही दोनों लाइंस हैं, और इसमें कौन सा फन एलिमेंट है और क्या लैंग्वेज यूज़ की गई है। लैंग्वेज तो बहुत ही ल्यूसिड है। ल्यूसिड मतलब LUCID। ल्यूसिड का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जिसे पढ़ना और समझना काफ़ी सरल होता है। आप जैसे ही पढ़ेंगे वो आपको समझ में आ सकती, तो लैंग्वेज तो बहुत ही सरल है। उसके अलावा आपको क्या इसमें है कि सरल भाषा के साथ साथ ह्यूमर भी है। तो मतलब ऐसी दहाड़ कि जिसको सुनते ही जान निकल जाए। यू विल नो इट इज़ द एशियन लाइन। अब जब जान निकल ही चुकी है तो कैसे पता चलेगा एशियन लाइन है। तो यही मजाक की बात, यही क्रिएटिव तरीका है वेल्स का ये बताने का कि जब आप मर जाएंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से एनिमल से, कौन से वाइल्ड बीस्ट से आपकी मुलाकात हुई है। ऑलराइट, चलिए दूसरी लाइन कौन सी है। दूसरी लाइन है अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू का मतलब यहाँ कौन से एनिमल की बात हो रही है। बंगाल टाइगर। एग्जैक्टली ये हमारे सेकंड स्टैंजा में मेंशन किया गया है इसके बारे में। और बंगाल टाइगर ही वो नोबल बीस्ट है जो आपको ग्रीट करेगा, स्वागत करेगा, आपको नमस्कार करेगा, चरण स्पर्श करेगा। नो, वो आपका शिकार करेगा। तो यही वो वर्ड भी है और ये पूरा सेंटेंस, ये जो लैंग्वेज भी है वो यही फन क्रिएट कर रही है कि जब वो आपसे मुलाकात करेगा ना, कौन, हमारा बंगाल टाइगर जो नोबल वाइल्ड बीस्ट है, वो जब आपसे मुलाकात करेगा ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपकी मुलाकात किससे हुई है। चलिए बाकी के सेंटेंसेस भी देखते हैं। He will only leap and leap again। ये लेपर्ड की बात हो रही है। रिमेंबर थर्ड स्टैंजा, बार बार आप पर पाउंस करेगा। He'll keep on pouncing at you। Why? आपको मारने के लिए, of course।
बार बार आप पर झपट्टा मार के ही तो वो आप पर अटैक करेगा और आपको अपने भोजन के लिए तैयार करेगा, इज़न्ट इट? तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि जब लेपर्ड आपसे मिलेगा तो वो आपको किस तरीके से मुलाकात करेगा? वो उसकी मुलाकात होगी, फिर आप पर कूदेगा, फिर पीछे आएगा, फिर कूदेगा, फिर पीछे आएगा, एंड देन अगेन ही विल अटैक यू नो मैटर हाउ मच यू स्क्रीम, यू शाउट आउट ऑफ पेन। जितना भी आपको तकलीफ हो रही हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे तो आपसे अच्छी तरीके से मिलना है। ऑलराइट, तो ये तरीका अगेन इट्स अ बिट एंड अ लॉट फनी, नॉट बिट, अ लॉट फनी, आपको बताने का तरीका है कि किस तरह लेपर्ड आपसे किस तरीके से मुलाकात करेगा। ऑलराइट, चलिए अगला है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। किसकी बात हो रही है? स्टैंजा 4, और कौन सा वाइल्ड बीस्ट है ये? बेयर, यस। तो बेयर क्या करेगा? आपको बेयर हग देगा, अ टाइट बेयर हग, जिसके बारे में सब लोग बात करते रहते हैं। ओ हर एम्ब्रेस इज सो गुड, ओ माई मदर्स एम्ब्रेस इज सो लवली, सो केयरिंग, सो कंफर्टेबल। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब भी हमारे पेरेंट्स हमें गले लगाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारा सेफ जोन है। राइट, सेफ जोन मतलब हम बहुत ही प्रोटेक्टेड फील करते हैं, नो मैटर व्हाट एज यू आर। ठीक है, हर एज में जब भी आप अपने पेरेंट्स को गले लगाते हैं या वो आपको गले लगाते हैं तो आप बहुत ही प्रोटेक्टेड फील करते हैं, और उससे ही बेसिकली बेयर हग कहा जाता है, जो एकदम खुल के जो गले लगाया जाए। लेकिन रियलिटी में जो एक्चुअल में जब बेयर आपको हग करता है तो वो बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं होता। मेक श्योर वो जोन बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। इट इज़ द मोस्ट अनसेफ जोन, जहाँ जाना ही नहीं चाहिए। तो बेसिकली जहाँ बेयर हग आ गया वो अपने आप ही, बेयर हग एंड बेयर इन द सेम सेंटेंस, वो अपने आप में ह्यूमरस भी है और थोड़ा सा फैटल भी है। फैटल इज व्हाट? डेंजरस। एग्जैक्टली, भूलना नहीं इन सभी वर्ड्स को। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमेलियन यू सी। 6th स्टैंजा की लाइन है ये। इसके अंदर वेल्स लिख रही हैं, किसके बारे में बताया था? यस, कैमेलियन। कैमेलियन के बारे में बताया गया है कि अगर आप किसी ब्रांच को देख रहे हैं, किसी ट्री की तरफ देख रहे हैं, और अगर आपको वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब वहाँ कैमेलियन बैठा हुआ है। नाउ डोंट यू थिंक इट्स फनी? हो सकता है स्टूपिड भी लगे कि जब कोई दिख ही नहीं रहा इट मीन्स कोई है ही नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन ये वेल्स का बताने का तरीका है कि वो इतना ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट ही हो जाता है। देखिए, ट्रांसपेरेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ, इनविजिबल नहीं बोल रही। ट्रांसपेरेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ कुछ तो है ही जिसके आर पार, ऐसा लगता है कि जिसके आर पार हम देख रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या आर पार देख रहे हैं? नहीं, आर पार नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट हम उस ऑब्जेक्ट को ही देख रहे हैं। और यहाँ किसकी बात हो रही है? कैमेलियन की। तो हम बेसिकली उस क्रीचर को देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कुछ तो है। ये बात इस चीज़ का लेवल दिखाने के लिए है कि किस हद तक जो कैमेलियन है वो इस ट्री की ब्रांच के कलर से किस लेवल तक अपना कलर चेंज कर लेता है। इट मीन्स मे बी ऑलमोस्ट 99.99% कर लेता है, मे बी 100% ही उसके लेवल तक अपना कलर चेंज कर लेता है। तो यहाँ जो ये इनविजिबल की बात कर रहे हैं कि देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, इट मीन्स ये एक लेवल दिखाया गया है उसके इनविजिबल हो जाने का, कि वो सिर्फ इतना सा इनविजिबल नहीं है कि थोड़ा बहुत नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। ओके, तो ये भी वेल्स के इसे समझाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, जो ना कि सिर्फ ह्यूमरस है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो कैरोलाइन वेल्स है, उन्होंने जब ये पोएम लिखी है तो इस पोएम में लैंग्वेज तो उन्होंने ल्यूसिड रखी ही है। ल्यूसिड मतलब सरल, ऐसी भाषा जो समझ में ईजीली समझ में आ सके, और बहुत ही अप्रोप्रिएट यानी उचित शब्द। ऐसा नहीं कि हर कोई शब्द यूज़ किया है, उचित सब शब्दों के साथ इस पोम को उन्होंने लिखा है, बिना ह्यूमर
और क्रिएटिविटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए, यानी क्रिएटिविटी भी उतनी ही है, ह्यूमर भी उतना का उतना ही है, भाषा के साथ भी कोई इस तरीके से इनअप्रोप्रिएटनेस नहीं है। इट मीन्स तीनों के तीनों ये जो एंगल हैं वो एकदम परफेक्टली यहाँ पे दे आर वेल प्लेस्ड, ओके, एकदम प्रॉपरली मेंटेन्ड है। तो ये इसीलिए ये पोम की जो एक ब्यूटी है वो और निखर के आती है। आई होप ये सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज एंड होता है। अब बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करवाता है हाई क्वालिटी एजुकेशन और कंटेंट के साथ साथ ये सभी टॉप कोर्सेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक प्रोवाइडेड है, आप एक्सेस कर सकते हैं। वीडियोस की एक्सेस के लिए आप www.magnetbrains.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।